हम लोग पिछले लेक्चर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल शुरू किए थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने बताया था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें दो तरह के केसेस हमने बताए थे डेफिनेट इंटीग्रल में। पहला ये कि अगर रेंज जो है इसका इंटीग्रेशन का जो रेंज हो, अपर जो लिमिट होगा वह क्या हो, इनफाइनाइट हो। मान लिया ये है, ये इनफाइनाइट हो, लेकिन जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है ना। एक तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जाम्पल है, या ये कह सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इसको बोल सकते हैं, कि जिसमें लिमिट जो हो इनफाइनाइट हो, फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो। दूसरा हमने ये कहा था कि यदि लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो, और फंक्शन क्या हो, अनबाउंडेड हो। ठीक है। तो ये दोनों प्रकार, ये जो दोनों टाइप थे, ये इसको हम बोलते थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसको हम बोलते थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको हम बोलते थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। इसका हमने चर्चा कर दिया था, और दोनों को मिला करके हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल का डेफिनेशन बनाया था। वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार था कि अगर लिमिट इनफाइनाइट हो और फंक्शन क्या हो, अनबाउंडेड हो, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास इंटीग्रल होगा वह कैसा होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है। उसके बाद से हम सिंगुलर पॉइंट की चर्चा किए थे। सिंगुलर पॉइंट में हमने ये कहा था कि अगर फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू सी ले लिया जाए, इनफाइनाइट ले लिया जाए, सॉरी, दिस मीन्स दैट x इक्वल टू सी, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते थे कि ये क्या है, c सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है ना। और ये x इक्वल टू सी पर क्या होता, इनफाइनाइटली डिसकंटिन्यूअस था। अब रेंज की हम बात कर रहे थे, तो हमने फाइनाइट रेंज की बात की थी। फाइनाइट रेंज में हमने ये कहा था कि यदि a क्या हो, सिंगुलर पॉइंट हो, ए सिंगुलर पॉइंट हो, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ एक्स पे काम कर रहा हो, तो हम बोलते थे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट अपसाइलन इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लिखते थे ए प्लस अपसाइलन, और यहाँ पे बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। ये फाइनाइट रेंज था। और किस कंडीशन में, जब ए क्या हो, सिंगुलर हो, ये क्या हो, सिंगुलर पॉइंट हो। फिर हमने ये देखा था कि उसी क्लोज इंटरवल में अगर बी कोई सिंगुलर पॉइंट हो जाता था, तो हम इसी इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में लिखते थे, लिमिट डेल इक्वल टू 0। हम लिखते थे डेल इक्वल टू 0 ए टू इनफाइनाइट बी माइनस डेल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये दो फाइनाइट रेंज निकले थे, और इन दोनों रेंज की सहायता से हम जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकाले थे। तो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए थे, इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दिए थे, अब साइलन इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू 0 को लेकर गए। ठीक है। ये तो हमारा जनरल वैल्यू था। प्रिंसिपल वैल्यू में हमने ये कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू में अगर अपसाइलन की वैल्यू डेल कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वह क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इस पर हमने जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। यहाँ तक तो हमने कल बता दिए थे। अब आज देखते हैं इसके आगे। देखिए, एक क्वेश्चन को और हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद से हम आगे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये लिखा है कि सो दैट इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स पे पावर 2/3 एग्जिस्ट। ठीक है ना। एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि इस पे ये दिखाना कि कन्वर्जेंस है कि नहीं है। ठीक है। अगर कन्वर्जेंस है तो कैसे है वो आपको दिखाना है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये जो लिमिट है
कैसा लिमिट है, ये आपका जो है फाइनाइट लिमिट है। इसका मतलब जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अगर इनफाइनाइट होता तो बाउंडेड होता, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया हुआ है। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो सीधी सी बात है, आप एक नंबर लाइन ले लीजिए और यहाँ -1 से 1 तक ले लीजिए। अब जो मिडिल का पार्ट इसका होगा वही तो जीरो होगा ना। अब जब जीरो होगा तो जीरो के लेफ्ट में आएंगे तो ये आपका होगा 0 माइनस अपसाइलन, और जीरो के राइट में जाएंगे तो 0 प्लस डेल हो जाएगा। ये आपका लिमिट हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में। हेयर इंटीग्रेंड 1/x⁴ इक्वल टू इनफाइनाइट एट x=0। अगर x=0 ले लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। देयरफॉर अब आते हैं क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन -1 to 1 dx/x⁴ दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन -1 to 0 माइनस एप्सिलॉन, ये वाला ठीक है ना, 0 माइनस एप्सिलॉन dx/x⁴ प्लस, अब यहाँ पे देखिए डेल का हो जाएगा लिमिट डेल इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस डेल इंटू 1 dx/x⁴ ठीक। अब हमें करना ये है कि इसका इंटीग्रेशन निकाल दें, इसका इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट रख दें, बस आपको ये आंसर मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन -1 0 माइनस एप्सिलॉन x⁻⁻²/3, यानी कि इसे हम क्या लिख देंगे, x⁻⁻²/3 dx प्लस लिमिट डेल इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस डेल 1, और इसे हम लिख लेंगे x⁻⁻²/3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 x⁻⁻²/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन और -1, ये आपका लिमिट हो गया। प्लस यहाँ भी वही काम कर देंगे। अब जब लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 3x⁴1/3 -1 टू माइनस इनफाइनाइट प्लस लिमिट डेल इक्वल टू 0 3x⁴1/3 डेल टू 1। अब यहाँ पे एक बार माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो -3 एप्सिलॉन 1/3। अब यहाँ पे माइनस का कंडीशन आएगा लोअर लिमिट में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो गया यहाँ पे। प्लस यहाँ जाइए डेल इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट क्या है, डेल है, तो -3 डेल 1/3। अब डेल इक्वल टू अगर 0 लिख दें और अब साइन इक्वल टू 0 कर दें तो ये वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, 3 + 3 = 6। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं ये कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था प्रिंसिपल एंड जनरल वैल्यू पे, और फाइनाइट का इंटीग्रल इसमें था। अब आइए देखते हैं इनफाइनाइट का। देखिए पीछे हम पढ़ रहे थे फाइनाइट रेंज, अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट रेंज। इसमें ये कह रहा है व्हेन द अपर लिमिट इज इनफाइनाइट, जब अपर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन a to इनफाइनाइट f(x) dx, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन a to, अब देखिए इनफाइनाइट की जगह हमने रख दिया 1/एप्सिलॉन f(x) dx। ठीक है, वहाँ पे हम क्या रखते थे, अगर a सिंगुलर पॉइंट रहता था तो हम लिखते थे a to b f(x) dx, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पे लिमिट हम लगाते थे लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिखते थे a, यहाँ पे हम लिखते थे c माइनस एप्सिलॉन।
ठीक है ना। जो पॉइंट हमारा सी होता था, सी से लेफ्ट में जो स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन होता था उसको हम लेते थे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स ये अगर लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे इनफाइनाइट इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट डेल इक्वल टू जीरो और इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन डेल बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन के इनफाइनाइट की जगह हम क्या रखेंगे, चूँकि ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा के वन अपॉन डेल रखेंगे। दो चीज़ें ध्यान रखना है, जहाँ इनफाइनाइट होगा बट अपर लिमिट अगर इनफाइनाइट होता है तो वहाँ पे वन अपॉन अपसाइलन, लोअर लिमिट इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे वन अपॉन डेल हो जाएगा, ठीक। एंड व्हेन द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अगर इसका इंटीग्रेशन देखें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स का, ये एक तरह से आपका जनरल वैल्यू है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिमिट अपसाइलन इक्वल टू जीरो डेल इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन ये आपका लोअर का है माइनस वन अपॉन डेल वन अपॉन अपसाइलन एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट अपसाइलन इक्वल टू जीरो डेल इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एफ एक्स में एक्स का वैल्यू एक बार अपसाइलन लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, और एफ वन अपॉन अपसाइलन माइनस एफ माइनस वन अपॉन डेल, वेयर डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स epsilon and del being small positive real number of independent of each other। तो हम इसका जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं। द जनरल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वी डिफाइन इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो डेल इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन डेल वन अपॉन एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो डेल इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए एफ वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस एफ माइनस वन अपॉन डेल, ये आपका क्या हो गया, जनरल वैल्यू हो गया किस कंडीशन में, जब रेंज इनफाइनाइट होगा, ठीक। अब प्रिंसिपल वैल्यू, तो जैसे फाइनाइट रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू में हम क्या रखते थे, अपसाइलन की जगह डेल रखते थे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपसाइलन की जगह डेल रख देंगे। तो जब अपसाइलन की जगह डेल रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या है, इफ़ अपसाइलन इक्वल टू डेल द वैल्यू ऑफ द एबव लिमिट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, देन देखिए लिमिट अपसाइलन इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन टू प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो एफ वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस एफ माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। आगे देखिए, व्हेन द लिमिट ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जब एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लिमिट एज डिफाइंड एबव एग्जिस्ट, जो ऊपर दिया गया इक्वेशन इसे डिफाइन कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रल है वह कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। जो दिया गया इंटीग्रेशन है कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब आइए क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ, इवेल्युएट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखने से लग जा रहा है कि ये इनफाइनाइट रेंज का क्वेश्चन है। जब इनफाइनाइट रेंज का क्वेश्चन होगा तो ये आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जाना चाहिए, यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट सी होगा उसका जो पॉइंट लेंगे वो अपसाइलन और डेल में ना होकर के वन अपॉन अपसाइलन और वन अपॉन डेल में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2011 का है। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो डेल इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेशन हमने लगा दिया वन अपॉन एप्सिलॉन इनफाइनाइट की जगह और माइनस इनफाइनाइट की जगह माइनस वन अपॉन डेल डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बार इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स,
ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए, ये क्या होता है tan स्क्वायर एक्स होता है, तो लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 डेल इक्वल टू 0 tan इनवर्स एक्स 1 एप्सिलॉन माइनस 1 डेल। अब ये लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट एप्सिलॉन इक्वल टू 0 डेल इक्वल टू 0, तो tan इनवर्स 1 एप्सिलॉन माइनस tan इनवर्स माइनस 1 डेल। अब दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, तो यहाँ अगर 0 रखते हैं तो ये आपका टोटल, ये 0 रखेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी π/2, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। चूँकि माइनस है दोनों में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो π/2 और π/2 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वह क्या आ जाएगा पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ रहा था कि कन्वर्जेंस कैसे होता है, कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो कैसे एग्जिस्ट करता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। हमने अब तक देखा फाइनाइट रेंज और इनफाइनाइट रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जनरल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये दोनों कंडीशन को हमने देख लिया और इसको समझ लिया। आइए अब देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट। इसमें बहुत सारे भी टेस्ट पड़े हुए हैं। अगला नेक्स्ट चैप्टर जब इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे डीएलएम्बर्ट टेस्ट, रॉबे टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं, जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो ये कंपैरिजन टेस्ट हम देखते हैं। इसमें लिखा है इफ़ 0 इज लेस देन इक्वल टू fx इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन a and integration a to infinite gx dx is convergent, then integration a to infinite fx dx is also convergent। बात समझिए, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार का दिया हुआ है, फंक्शन कैसा है, अगर fx फंक्शन है तो वो क्या है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और fx क्या है और gx से छोटा है या gx के बराबर है। मीन्स कहने का मतलब यह है fx की जो वैल्यू होगी 0 और gx के बीच में होगी। ठीक है, अच्छा, और एक कंडीशन और इसमें दिया हुआ है, सारे जो वैल्यू जो दिए हुए हैं वो एक दूसरे के क्या है बराबर, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इक्वल का कंडीशन ही दर्शा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि ये इससे छोटा हो सकता है, ये जो है इससे छोटा हो सकता है, या ये इससे बड़ा हो सकता है, ये इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, ये अपना अपना तरीका होता है समझने का। फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि x का जो भी वैल्यू होगा वह a से बड़ा होगा, एंड a टू इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट gx dx इज कन्वर्जेंट कर रहा है। ऐसे ये कंडीशन में अगर a टू इनफाइनाइट gx का जो वैल्यू होगा कन्वर्जेंट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि a टू इनफाइनाइट fx यानी कि फंक्शन ऑफ fx का जो वैल्यू होगा वह कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर gx कन्वर्जेंट होता है तो fx भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये कंडीशन ये दर्शाता है कंपैरिजन टेस्ट का। दूसरा ये कह रहा है यदि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन a एंड इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट gx dx इज डाइवर्जेंट। कंडीशन वही है, बस ये है कि लेस देन का चिन्ह या ग्रेटर देन कर दिया। इसमें ये कह रहा है कि अगर gx डाइवर्जेंट होता है तब fx भी क्या होगा डाइवर्जेंट होता है या होगा। ठीक, कैसे होगा एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल 1 टू इनफाइनाइट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका एक इक्वेशन है और इसको टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंस है कि नहीं है। ठीक, अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई साल आया हुआ है, 2012 में, 15 में, 2016 में और 2018 में आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तो
हमने इसमें fx को मान लिया 1/√x³ + 1, ठीक है, इसको हमने f मान लिया। और वी टेक gx, चूँकि हमको कन्वर्जेंस चेक करना है तो कन्वर्जेंस में पहला वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले कंडीशन में gx का जो वैल्यू होगा fx से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम ये ले लेते हैं वी टेक gx = 1/(x⁴)²। अब ये सोचेंगे कैसे ये हो गया। तो देखिए अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा ये। अगर x पे वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं तो 1/1 ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ये 1/2 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये है कि gx का जो वैल्यू है क्या है, fx से बड़ा है। और कन्वर्जेंट में यही होना चाहिए कि fx = gx, ठीक है ना। fx का जो वैल्यू होगा वह gx से क्या होगा, छोटा होगा या gx के बराबर होगा, ठीक है। सो दैट लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट fx/gx = लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1/(fx का वैल्यू 1/(x⁴) + 1/(1/(x⁴)²। दिस इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, इस ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, x⁴(√x⁴) + 1। अब x = इनफाइनाइट रखेंगे तो देखिए ये भी आपका इनफाइनाइट मतलब 1/0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। बट इंटीग्रेशन 1 to इनफाइनाइट gx dx, gx आपका यही है। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 1/∞ dx/(x⁴)² इज कन्वर्जेंट। कैसे, n = क्या दिया, 3/2, और 3/2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका पावर है 3/2, ये 3/2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया इंटीग्रल है वह क्या है, कन्वर्जेंट है। जो दिया गया इंटीग्रल है कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके पूछ भी लिया कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।